नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी का मेरे वीडियो लेक्चर पर स्वागत है। तो हमने पिछले अध्याय पर पढ़ा था नृत्य जाति पद्धति शास्त्र। तो उसी के अंतर्गत हमने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र का विकास, उनकी विशेषताएँ और उनकी पद्धतियाँ, इन सभी चीज़ों को पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में नृत्य जाति पद्धति शास्त्र एवं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है, मतलब कि व्यक्तियों से संबंधित होता है। कहीं ना कहीं इसका संबंध, कहीं ना कहीं इन दोनों का संबंध किसी व्यक्ति से होता है, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतर्क्रियाएं कार्य करते हैं और व्यक्ति ही इन दोनों का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और इसी के अंतर्गत हम इस चीज़ों को भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतीकों, ठीक है, भाषा विधि, इन सभी चीज़ों के आधार पर भी मनुष्य क्या करता है, अपनी क्षमताओं का निर्माण करता है। कैसे? जैसे कि नृत्य जाति पद्धति शास्त्र, ये क्या होता है, दैनिक क्रियाओं के मध्य या उनके व्यवहारों को समझता है। तो उसी के अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो स्व का निर्माण है, स्व मतलब अपने सेल्फ, अपनी आत्मा का निर्माण दूसरे लोगों की प्रतीकात्मक क्रिया के आधार पर करता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का संबंध किससे होता है, व्यक्ति से होता है, और दोनों ही आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित होते हैं। ये दोनों ही जो उपागम होते हैं मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं और अनेक विचारकों को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से ग्रहण करता है। कौन करता है? नृत्य जाति पद्धति शास्त्र। जो नृत्य जाति पद्धति शास्त्र है वो अनेक विचारों को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से ग्रहण करता है। कहीं ना कहीं नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को क्या होता है, वो अंतःक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, इन सभी चीज़ों से अपने सिद्धांत में नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को ग्रहण किया था। किसने? जैसे कि इसका विकास किया था हेराल्ड गारफिंकल ने। तो उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का प्रक्रियाओं को अपनाया और अपने हिसाब से उनका प्रसार करता रहा। इन दोनों ही उपागमों के अनुसार कर्ता अर्थात व्यक्ति जो कार्य करता है और व्यक्ति के पास क्या होता है, प्रतीक निर्माण, ठीक है, जहाँ पर हम संकेत शब्द का प्रयोग करते हैं तथा स्थिति को पुनर्भाषित करने की क्षमता इस दोनों प्रक्रियाओं में होती है। जैसे कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, वो क्या होता है, मनुष्य के स्व का निर्माण, मनुष्य का जो होता है स्व मतलब सेल्फ, अपनी आत्मा का निर्माण दूसरे लोगों की प्रतीकात्मक क्रिया के आधार पर करता है। व्यक्ति की अंतःक्रिया जो है ना, प्रतीकों के द्वारा ही संपन्न होती है। व्यक्ति की जो अंतर्क्रियाएं हैं, अर्थात व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का अवलोकन, जब उसकी स्वयं की जो आत्मा का जो क्रिया अंतर्गत होती है उसका अवलोकन उसी प्रकार कर सकता है। मतलब कि स्वयं की व्यवहारिकता, स्वयं का व्यवहार, स्वयं व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, इन सभी चीज़ों का अवलोकन वो दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से ही करता है। जिस प्रकार वो अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का अवलोकन करता है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्रियाएं कर रहा है, तो क्रिया करने के बाद व्यक्ति ये सोचता है कि हमने उस व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने से मतलब कि ये पता चलता है कि उसने हमारे बारे में, हमारी बातों को सुनकर हमारे बारे में क्या सोचा, या हमने उनकी बातों से प्रभावित होकर उनकी बातों को किस रूप में देखा। ये सभी प्रक्रियाएं उसी के अंतर्गत आती हैं। अब इसी के अंतर्गत नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में भी व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें जो उपागम का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, स्थिति और संदर्भ। मैंने आपको पार्ट 1 में भी इसमें बताया था, मतलब कि स्थिति, कोई भी कार्य, कोई भी उद्देश्य किसी स्थिति के तहत भी होता है। तो यहाँ पर भी जब अध्ययन कार्य होता है तो स्थिति या संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में अंतर्क्रिया का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों ही उपागमों में, ठीक है, इन दोनों ही उपागमों में सहभागी अवलोकन एवं साक्षात्कार को स्वीकार किया जाता है। इन दोनों ही उपागमों में किसका प्रयोग किया जाता है, सहभागी अवलोकन। मतलब कि व्यक्ति जब जो सूचनादाता है उनके मध्य रहकर, उनके साथ घुल मिलकर अपने तथ्यों को संकलन करता है, अपनी घटनाओं का एकत्रित वर्णन करता है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से साक्षात्कार
ये क्या होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बैठते हैं, अधिक नहीं बैठते हैं, मतलब कि आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, उसमें तथ्यों की जानकारी एकत्रित करते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस दोनों उपागमों के माध्यम से ही इसको स्वीकार किया जाता है, किसमें, नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में, ना कि इसमें प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इन दोनों में, मतलब कि दोनों की स्थिति एक जैसा होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ इस दोनों में अंतर दिखाई देता है, जहाँ पर अंतर क्रिया कार्य दोनों के मध्य किए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसमें भी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे कि प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद क्या होता है, ये क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो सामाजिक व्यवस्था होता है, जहाँ अंग तत्व इकाइयाँ अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देते हैं, ठीक है, तो उसको स्वीकार करता है। किंतु नृत्य जाति पद्धति शास्त्र क्या होता है, व्यक्तियों की क्रियाओं तक ही सीमित होता है, क्योंकि इसमें दैनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वही सामाजिक व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखता है, वह सामाजिक व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखता है। कौन, नृत्य जाति पद्धति शास्त्र, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की व्यवहारों को एकत्रित किया जाता है, तो इसलिए वो जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसको क्या देखते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो फिर नृत्य जाति पद्धति शास्त्र होता है, व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं का महत्व देता है, मतलब कि जो उसकी दैनिक क्रिया होते हैं, दिन प्रतिदिन जो व्यक्ति कार्य करते रहता है, उसी कार्यों को वो महत्व देता है। इस उपागम के लिए यह वातावरण महत्वपूर्ण है जिसमें व्यक्ति रहता है, मतलब कि ये कार्य करने के लिए वह वातावरण सही होता है। जैसे कि हम नृत्य जाति पद्धति शास्त्र के अंदर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ व्यक्ति रहता हो एवं अंतर्क्रिया करता हो। वही प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद क्या होता है, इनका इस वातावरण से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं का अध्ययन तो करता है, उससे स्वीकारता तो है, किंतु ये क्लासिकल समाजशास्त्र की पद्धति की दृष्टिकोण के आधार पर देखता है। ठीक है, मतलब कि ये जहाँ पर नृत्य जाति पद्धति शास्त्र क्लासिकल समाजशास्त्र के विपरीत कार्य करता है, तो वहीं प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद क्या होता है, क्लासिकल समाजशास्त्र की पद्धति दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करता है। अब देखते हैं नृत्य जाति पद्धति शास्त्र एवं प्रघटना विज्ञान। ये दोनों प्रक्रियाएं एक जैसी होती है, लेकिन कुछ इनमें भी हमें मतलब कि विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे कि नृत्य जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत प्रघटना विज्ञान, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेनोमिनोलॉजी, जहाँ पर व्यक्ति की घटना का अध्ययन हम चेतना के माध्यम से करते हैं। किसी व्यक्ति की घटना का अध्ययन या व्यक्ति की जो व्यवहारिकता की खोज हम चेतना बुद्धि के माध्यम से उसकी खोज करते हैं। इसका जैसे कि सर्वप्रथम प्रयोग एडमंड हुड्सन ने किया था। ठीक है, एडमंड हुड्सन ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन इसका वास्तविक विकास अल्फ्रेड सुटज को दिया जाता है, जहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठ और जीवन लाइफ, इन सभी प्रक्रियाओं पर और अभिवृत्तियाँ, इन तीनों प्रक्रियाओं पर उन्होंने प्रघटना विज्ञान को महत्व दिखाया था। जहाँ पर प्रघटनावाद क्या होता है, विज्ञानवाद का विरोध। ठीक है, विज्ञानवाद का विरोध किया था, जहाँ पर उपयोगितावादी को नकारा जाता है और दार्शनिकता के आधार पर घटनाओं को देखा जाता है। तो इन दोनों उपागमों में प्रमुख विचारक के रूप में अल्फ्रेड सुटज का नाम लिया जाता है। इसलिए नृत्य जाति पद्धति शास्त्र क्या होता है, प्रघटना विज्ञान से प्रभावित होता है, विशेषकर सुटज के प्रघटना विज्ञान से, और जहाँ पर उन्होंने विज्ञानवाद का विरोध किया, उपयोगितावादी को नकारा और उन्होंने दार्शनिकता को स्वीकार किया। अल्फ्रेड सुटज, उन्होंने अपनी प्रक्रियाओं में कर्ता और कार्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उन्होंने कर्ता और कार्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उनके अनुसार ये कही गई है, किसी भी घटना को करने से पहले उसे समझना आवश्यक होता है। किसी भी घटना को करने से पहले उसे समझना आवश्यक होता है। और ये दोनों ही उपागम क्या करते हैं, वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने पर बल देते हैं। जिस रूप में हमें वस्तु दिखाई देती है उस रूप में नहीं। इन दोनों पद्धतियों का अध्ययन क्या होता है, क्षेत्र
अध्ययन क्षेत्र व्यक्ति की अंतर्क्रिया होते हैं। दोनों ही पद्धतियों का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? व्यक्ति की अंतर्क्रियाएं, जहां व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतर्क्रियाएं कार्य करते हैं। इसी अर्थ में ये दोनों उपागम जो होते हैं ना, लघु स्तरीय अध्ययन के समर्थक है, लघु स्तरीय अध्ययन के समर्थक होते हैं। इन दोनों उपागमों की एक ही मान्यता है, सामाजिक वास्तविकता परिवर्तनशील अवधारणा है, स्थायी नहीं हो। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो नृत्य जाति पद्धति शास्त्र है और प्रघटना विज्ञानवाद, ये सामाजिक वास्तविकता जो होता है कि इन दोनों की मान्यता ये है कि सामाजिक वास्तविकता परिवर्तनशील अवधारणा है। जो सामाजिक वास्तविकता है वो क्या है? परिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन होते रहता है, स्थायी नहीं है। अब हम देखते हैं नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में प्रमुख योगदान कौन कौन इसमें किस प्रक्रिया में अपना अपना योगदान दिया था। इसलिए हम इसको जानते हैं कि ये जो उपागम है ये एक नया होता है, जहाँ पर तीव्रता पूर्वक विकास कर रहा है। ठीक है, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों से इस उपागमों को सींचा है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं हम एडमंड हुर्सल, जहाँ इन्होंने सर्वप्रथम प्रघटना विज्ञानवाद का अध्ययन किया था। अल्फ्रेड सुटच, जहाँ उसके वास्तविक अध्ययन किया था। मैक्स सेलर, जॉर्ज गुरविच, हार्वे सैम्स, आरो सिक्रोल, जिमरमन, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को पाला और पोसा है। ठीक है, अब देखते हैं हुर्सल एवं नृत्य जाति पद्धति शास्त्र। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हुर्सल ने सर्वप्रथम प्रघटना विज्ञान को विस्तारित किया था। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक फेनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, जो उन्होंने 1965 में इसे विकसित किया था, और उसी के अंतर्गत उन्होंने प्रघटना विज्ञान फेनोमिनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और उसके वास्तविक जो विचारक थे वो कौन थे? अल्फ्रेड सुटर, जहां उन्होंने अभिवृत्तियां, जीवन लाइफ और व्यक्तिनिष्ठ, इनके आधार पर प्रघटना विज्ञान का अध्ययन किया था। और एडमंड हुर्सल जो है एक दार्शनिक थे, जहां उन्होंने उपयोगितावाद को नकार दिया था, और उनके विचारों का आधार भी दर्शन ही है। नृत्य जाति पद्धति शास्त्र और प्रघटना विज्ञान, इन दोनों उपागमों को लिखने की प्रेरणा हुर्सल के दार्शनिक विचारों से ही मिलती है। ठीक है, जहां हम देखते हैं नृत्य जाति पद्धति शास्त्र और प्रघटना विज्ञान, इन दोनों उपागमों को लिखने की प्रेरणा हुर्सल ने अपने दार्शनिकता से ही खोजा था। हुर्सल ने केवल 2 ही पुस्तकें लिखी थी। एक हो गया फेनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस वेस्टर्न फिलॉसफी 1965, फिर दूसरा हो गया आइडियस जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योरे फेनोमिनोलॉजी 1969। ठीक है, हुर्सल के विचार मनुष्य की दैनिक क्रियाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। हुर्सल के जो विचार है मनुष्य की दैनिक क्रियाओं के, मतलब उनका विचार ये है कि मनुष्य की दैनिक क्रियाएं, मनुष्य की जो दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती है उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, उसके आसपास ही घूमते हैं। इसी आधार पर उन्होंने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को स्थान दिया था। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर, प्रघटना विज्ञान के आधार पर ही उन्होंने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को स्थान दिया था। देखिए, हुर्सल का मानना है कि मनुष्य का जो दैनिक जीवन होता है वो क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, एक संगठन नहीं होता है, मतलब कि इधर उधर चितिर बितिर हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि वो मनुष्य क्या होता है, अनेक प्रकार की क्रियाओं को कार्य करता है एक दिन में, दिन प्रतिदिन। हम जैसे कि वो एक दिन में कौन कौन से कार्य करता है, एक ही कार्य को पूरा नहीं करता है। ठीक है, तो उसका जो दैनिक कार्य होता है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। जिस रूप में समाजशास्त्र को इस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसी रूप में समाजशास्त्र को इस बिंदु पर, जहाँ पर दैनिक जीवन पर अपना महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हुर्सल के अनुसार व्यवहारिक तर्क के प्रयोग के माध्यम से सामाजिक संगठन को समझा जा सकता है। व्यवहारिक तर्क, जहाँ मनुष्य एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया कार्य करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम एक दूसरे की व्यवहारिकता को जान लेते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, सामाजिक, उसी के माध्यम से सामाजिक संगठन को समझा जा सकता है। जहाँ मनुष्य का एक गठन होता है, उसी के आधार पर हम उसकी व्यवहारिकता को समझते हैं। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हुर्सल का भी ये मानना है, जहाँ पर सामाजिक संरचना के बाहरी तत्वों के माध्यम से व्यवहारिक तर्क को समझना संभव नहीं है। ठीक है, बाहरी तत्व मतलब कि वास्तविक तत्वों के माध्यम से व्यवहारिक तर्क को समझना संभव नहीं होता। ये क्या होता है? व्यक्तिपरक मतलब कि सब्जेक्टिविटी के माध्यम से ही हम मतलब कि व्यवहारिक तर्क को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी के आधार पर जहाँ हुर्सल ने अपने चेतना बुद्धि का प्रयोग किया, मतलब कि सामाजिक संरचना को समझने के लिए चेतना बुद्धि का प्रयोग किया, और उसी के माध्यम से उन्होंने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में दैनिक व्यक्तियों की
दिन प्रतिदिन के कार्यों को समझने में भी सफल रहा। और कहने का तात्पर्य ये भी होता है कि क्लासिकल समाजशास्त्री सिद्धांत व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होता है। क्लासिकल जो समाजशास्त्री सिद्धांत होता है वहाँ व्यक्ति की एक दूसरे के साथ जो अंतःक्रिया कार्य करते हैं उसे समझने में सक्षम नहीं होता है। इस हेतु हम समाजशास्त्रीय तथा मानव शास्त्रीय पद्धतियों को विकसित करते हैं और उसी के अंतर्गत हम मनुष्य की अंतःक्रियाओं को समझते हैं और उसके दैनिक व्यवहारों के अंतर्गत। अब है सुटज एवं नृजाति पद्धति शास्त्र। देखिए सुटज का नृजाति पद्धति शास्त्र पर क्या विचार व्यक्त किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हुर्सल के जो प्रघटना विज्ञान उसकी वास्तविक रचना अल्फ्रेड सुटज ने अपनी प्रघटना विज्ञानी के रूप में उसे मानते थे, लेकिन सुटज ने ही उसकी वास्तविक अध्ययन किया था, जहाँ पर उन्होंने फेनोमिनोलॉजी ऑफ द, उनकी एक पुस्तक है फेनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, इसी बुक के तहत उन्होंने प्रघटना विज्ञानवाद को आगे बढ़ाया और उसी के अंतर्गत उन्होंने 3 प्रवृत्तियाँ जहाँ पर जीवन लाइफ, अभिवृत्तियाँ और हो गया व्यक्तिनिष्ठ, इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर उन्होंने मतलब कि सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास किया। तो इसी के माध्यम से उन्होंने नृजाति पद्धति शास्त्र को भी आगे बढ़ाया, किंतु इनके विचारों ने भी नृजाति पद्धति शास्त्र के संवर्धन एवं विकास में अमूल्य योगदान दिया है। सुटज का जन्म 1899 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, किंतु यूरोप में फासीवाद के विचार के बाद सुटज सन 1939 में अमेरिका आ गया। कुछ समय अंशकालिक अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य किया था। उनकी कुछ पुस्तकें हैं और 4 पुस्तकों का सृजन यहाँ किया गया है। इसको देखते हैं। फेनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1967, रेफ्लिकेशन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलेवेंस 1970, कलेक्टिव पेपर्स 3 वॉल्स 1973 एवं 76, द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, जहां उन्होंने लुकमान के साथ लिखी थी, टी.जी. लुकमान के साथ इस पुस्तक का उन्होंने निर्माण किया था, जहां पर बर्जर और लुकमैन ने अनेक प्रकार के वास्तविक निर्माण पद्धति के आधार पर और शक्ति ज्ञान के आधार पर प्रघटना विज्ञान का अध्ययन किया था और उसी के तहत उन्होंने लुकमान के साथ मिलकर द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड बुक को लिखा था और उनके कुछ विचारों को यहाँ पर सहमत भी जताया था। अब सुटज जो है ना, क्लासिकल समाजशास्त्री सिद्धांत के जो मैक्स वेबर थे उनके विचारों की उन्होंने आलोचना की थी। मतलब कि वेबर का मत वहाँ पर ये कहता है कि सामाजिक क्रिया जिस रूप में हमें दिखाई देती है उसी रूप में उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन सुटज इस बात को वो अपूर्ण मानते थे। सुटज का मत है कि हमें इससे भी आगे जाकर सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। हमें क्रिया के प्रति कर्ता के मंतव्य का भी अध्ययन करना चाहिए। मतलब क्रिया के प्रति कर्ता के मंतव्य, उनकी चेतना, ठीक है, उनकी भावनाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। सुटज का कहना है कि प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान अलग होता है और सामाजिक विज्ञान अलग होता है, और इन दोनों को भिन्नता के आधार पर रखते हुए हमें क्या करना है, सामाजिक संरचना का निर्माण करना होता है। और इसीलिए हमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाना होगा और हमें सामाजिक यथार्थता का अध्ययन उसी रूप में करना होगा जिस रूप में एक कर्ता दैनिक क्रियाओं को देखता होगा। जहाँ पर सामाजिक यथार्थता का अध्ययन अल्फ्रेड सुटज ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, जहाँ उन्होंने टी.जी. लुकमान के साथ लिखी थी और उसी के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक यथार्थता का अध्ययन किया था, ठीक है, और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम दैनिक क्रियाओं को देखते हैं। कुल मिलाकर सुटज जो है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में कर्ता के दृष्टिकोण पर ध्यान दिए जाने पर बल देते हैं। मतलब कि सुटज का ये कहना है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में जो कर्ता होता है, जो कार्य करता है, उसके दृष्टिकोण पर ध्यान दिए जाने पर बल दिया जाता है और उनका यही विचार सुटज को नृजाति पद्धति विज्ञानियों की श्रेणी में भी ले जाता है। फिर है सिक्रोल एवं नृजाति पद्धति शास्त्र। देखिए इन्होंने एक सटीक विचार दिया था और उनकी जो पुस्तक है मेथड एंड मेजरमेंट इन सोशियोलॉजी में इसी नृजाति पद्धति शास्त्र को देखने को मिलता है, जहाँ पर उन्होंने
परिमाणात्मक या सांख्यिकी या गणितीय विचारों को नकार दिया और उन्होंने साम्य और शब्दों का प्रयोग सामाजिक संरचना को समझने के लिए आवश्यक जताया था। जैसे कि सिक्रोल समाजशास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, वो गणित को नकार देते हैं। सिक्रोल का मत यही है कि घटना को समझने के लिए शब्द और समाज का होना नितांत आवश्यक होता है, जहाँ पर हम भाषा शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे की विचारों को आदान प्रदान करते हैं और घटना को समझने के लिए यही सबसे बेटर होता है। देखिए उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उन्होंने प्रस्तावित किया है। सिक्रोल ने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र विवेचना में इस मान्यता को संज्ञानात्मक समाजशास्त्र कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि उनके विचारों को उन्होंने क्रिया, व्यक्ति तथा स्थिति पर केंद्रित किया था। क्रिया, व्यक्ति, क्रिया मतलब जो कार्य, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, स्थिति उस कार्य की स्थिति क्या है, उस चीज़ों को केंद्रित माना है, ठीक है। और इसी को उन्होंने संज्ञानात्मक समाजशास्त्र कहा है। और इस समाजशास्त्र की जो मुख्य विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का विकसित होना है, इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं और उसके जो कही हुई शब्द उसका अर्थ निकालते हैं। तो ये हो गया सिक्रोल का नृत्य जाति पद्धति शास्त्र का अध्ययन। अब देखते हैं गारफिंकल का नृत्य जाति पद्धति। तो गारफिंकल ने ही सर्वप्रथम नृत्य जाति पद्धति शास्त्र का अध्ययन किया था और उन्होंने ही नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को मनुष्य की दैनिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया था। देखिए इसका जन्म 1917 में अमेरिका में हुआ था। वे न्यू स्कूल शिक्षण संस्थान अमेरिका में अल्फ्रेड शुटच के विद्यार्थी रहे और इन्होंने ये जो प्रक्रियाएं और उन्होंने जो अपनी ज्ञानता को जो प्राप्त किया वो अल्फ्रेड शुटच के तहत रहकर ही प्राप्त किया था और ये अल्फ्रेड शुटच के एक विद्यार्थी माने जाते थे। तत्पश्चात ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में टालकट पार्सन्स के विद्यार्थी रहे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका में टालकट पार्सन्स के विद्यार्थी रहे और सन 1952 में उनके निर्देशन में पीएचडी भी उपाधि प्राप्त की। माना जाता है कि शुटच के प्रघटना विज्ञान तथा पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत से गारफिंकल को नृत्य जाति पद्धति शास्त्र का आविष्कार करने की प्रेरणा मिली। जहाँ पर शुटच ने प्रघटना विज्ञान को प्रस्तावित रखा, वहीं पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत से गारफिंकल ने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को आविष्कार करने की प्रेरणा उसे मिली थी। और सन 1967 में अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी में गारफिंकल ने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र उपागम को विधिवत घोषणा की। गारफिंकल ने अपने संपूर्ण जीवन में मात्र 2 पुस्तकें ही लिखी है। एक हो गया स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967, इसी के अंतर्गत उन्होंने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र का उपागम विधिवत घोषणा की थी। दूसरा हो गया कंट्रीब्यूशन टू द एथनोमेथोडोलॉजी, कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी। ये 2 पुस्तकें उनके चर्चित रही है। देखिए गारफिंकल जो है पार्सन्स के अध्ययन रहकर कार्य तो करते थे, लेकिन पार्सन्स की भांति ही उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को स्वयं में ही पूर्ण नहीं मानते हैं, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। गारफिंकल ने इस विचार से आगे जाकर और भी जानने का प्रयास किया कि मनुष्य पूर्व में बनी हुई धारणाओं अथवा नियमों को स्वीकार करके किस प्रकार से अंतःक्रिया करते हैं, कि मनुष्य किस प्रकार की अंतःक्रियाएं करते हैं। तो इसको और भी आगे जाकर समझने का उन्होंने प्रयास किया और वो सामाजिक व्यवस्था को अपूर्ण ही मानते थे, भले ही वो पार्सन्स के अंतर्गत रहकर अपने कार्यों को पूरा किए थे। उनका मत था कि सामाजिक जीवन का जो अध्ययन होता है, ठीक है, समाजशास्त्रीय पद्धति सक्षम नहीं है। मतलब कि उनका मत था कि सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में समाजशास्त्रीय पद्धति सक्षम नहीं, इसके लिए मानव शास्त्रीय अध्ययन पद्धति को अपनाना होगा। जहाँ तक यही बात घुमा फिरा कर गारफिंकल ले आते हैं कि नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये मानव का अध्ययन करने वाला ही नृत्य जाति पद्धति शास्त्र कहलाता है। इसी पद्धति के माध्यम से हम समाजशास्त्र में प्रचलित अनेक अवधारणाओं का परीक्षण करके उनमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। जो क्लासिकल समाजशास्त्रीय सिद्धांत में जो धारणाएं बनी हैं, हम क्या करेंगे, ये मानव शास्त्रीय अवधारणाओं के आधार पर इस नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को समझकर उनमें जो त्रुटियां हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं।
गारफिंकल की दृष्टिकोण की जो रुचि है अध्ययन की उन पद्धतियों का विकास करने में रही है जिनके माध्यम से सामान्य बुद्धि ज्ञान पर आधारित सामाजिक घटनाओं को एक रूप में समझा जा सकता है। जहाँ पर सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक होता है ज्ञान भंडार, ज्ञान का भंडार, जहाँ मनुष्य अपने अंतर्गत अनेक प्रकार की ज्ञान, ठीक है, क्षमताएं, भावनाएं, इन सभी चीज़ों को ग्रहण करता है। हालांकि ज्ञान भंडार का जो निर्माण वो अल्फ्रेड शुटज ने किया था, लेकिन गारफिंकल ने उनके विचारों से प्रभावित होकर इन्हीं माध्यमों से उन्होंने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र को भी समझने का प्रयास किया था और उसी के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक यथार्थता के आधार पर सामाजिक संबंधों का भी निर्माण करते हैं। और सामाजिक यथार्थता के आधार पर, ठीक है, जहाँ पर दैनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी के माध्यम से उसका सामाजिक संबंधों का भी निर्माण करते हैं। इस प्रकार गारफिंकल घटना के साथ व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, घटना के साथ उन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। गारफिंकल सामाजिक क्रिया के अध्ययन में भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, जहाँ पर भाषा विधि का प्रयोग किया जाता है। भाषा के माध्यम से हम अर्थ को समझते हैं, उसी के माध्यम से क्या होता है, उनकी व्यवहारिकता पता चलता है। देखिए, हेराल्ड गारफिंकल ने नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का बड़ा महत्व दिया है। जहाँ उन्होंने अल्फ्रेड शुटज से इस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया था। दूसरे शब्दों में नृत्य जाति पद्धति शास्त्र का आधार ही सामान्य बुद्धि का ज्ञान है। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, सामान्य बुद्धि। यदि मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है तो कोई भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों को अभी वर्तमान में तो समाज में रहने का अधिकार भी नहीं होती है। जहाँ हमारे हर्बर्ट स्पेंसर एक बहुत बड़े समाजशास्त्री के रूप में ये कहा था कि जो व्यक्ति ठीक है असहाय अपूर्ण होता है उसको समाज में जीने का हक नहीं होता है। तो उसी प्रकार सामान्य बुद्धि ज्ञान क्या होता है, ये मनुष्य की आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होता है और इसी ज्ञान के माध्यम से सामाजिक संबंधों और सामाजिक अंतःक्रियाओं को समझा जा सकता है और व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की कार्यों को भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो गारफिंकल ने अमेरिका में जूरी का उल्लेख किया था। इस बात को नोट कर लीजिएगा, गारफिंकल ने अमेरिका में ज्यूरी का उल्लेख किया होता है, जो एक सभी वाद विवाद घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, एक फैसला अपनी भावनाओं से देते हैं। देखिए, जूरी का उल्लेख किया। जूरी कुछ न्यायाधीशों की एक पीठ होती है। न्यायालय में कोई भी वाद इस जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वाद की पूरी सुनवाई होती है। जूरी के जो सदस्य होते हैं इस पूरी प्रक्रिया को केवल देखते हैं, सुनते हैं और सुनवाई पूरी होने के पश्चात तथ्यों के आलोक में जूरी अपने सामान्य बुद्धि ज्ञान के आधार पर निर्णय देते हैं, जो अंतिम निर्णय होते हैं। तो इस प्रकार हेराल्ड गारफिंकल ने अमेरिका में जूरी का उल्लेख किया था। इसे थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नृत्य जाति पद्धति शास्त्र की आलोचना। देखते हैं इसमें कौन कौन से विद्वान ने इनकी आलोचना की थी। देखिए, रेसिडेस का मत है कि नृत्य जाति पद्धति शास्त्र सांप्रदायिक है तथा इसमें बेवजह की बातें भरी पड़ी है। इस उपागम में पुरानी बातों को ही दोहराया गया तथा उन्हें आधुनिक कह दिया गया। देखिए, रेसिडेस का कहना है कि नृत्य जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत जो बातें कही गई है ये सब बेवजह की बातें हैं, फालतू बातें हैं। ठीक है, रेसिडेस का ये मानना है, क्योंकि इसमें जो पुरानी बातें हैं ना उसी को ही घुमा फिरा के दोहरा दिया गया है। तो रेसिडेस ने उसकी आलोचना कर दी। फिर उनका ये भी मानना है जिन प्रक्रियाओं एवं तर्कों के आधार पर मनुष्य के मध्य परिस्थिति का वितरण होता है, जहाँ मनुष्य को एक परिस्थिति एक पद स्वीकृत होता है, उसी के आधार पर सामाजिक जीवन में पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर नृत्य जाति पद्धति शास्त्र द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब कि जहाँ मनुष्य की परिस्थिति, ठीक है, मनुष्य जीवन अपने जीवन में कौन कौन से कार्य कर रहे हैं उस कार्यों के आधार पर कोई पुरस्कार, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में नहीं दिया गया है। नृत्य जाति पद्धति शास्त्रियों ने क्लासिकल समाजशास्त्र एवं उसकी अध्ययन विधियों की तो आलोचना की है, किंतु विकल्प रूप में इन प्रविधियों के सुधार के उपाय नहीं सुझाए हैं। मतलब कि ये कहना है, उन्होंने क्लासिकल समाजशास्त्री सिद्धांत परिप्रेक्ष्य की आलोचना तो कर दी, लेकिन उसमें सुधार नहीं कर पाए, सुधार के कोई उपाय नहीं बताएं। ये भी उसकी आलोचनाएं हैं।
ये उपागम मुख्य व्यक्ति के व्यवहार एवं उसकी दैनिक क्रियाओं को अध्ययन करता है। हम जहाँ पर देखते हैं नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में व्यक्ति को महत्व दिया गया है, उनकी दैनिक क्रियाओं को महत्व दिया गया है, किंतु इस उपागम ने पहले से उपस्थित मानव व्यवहार के जैव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब उन्होंने मनुष्य के मनोवैज्ञानिक पद्धतियों पर कोई अध्ययन कार्य नहीं किया है। नृत्य जाति पद्धति शास्त्र सहभागी अवलोकन के मध्य से व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं के अध्ययन का पक्षधर है। जहाँ पर सहभागी अवलोकन के आधार पर व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है नृत्य जाति पद्धति शास्त्र में, वहीं सहभागी अवलोकन दीर्घ अवधि में परिणाम देने वाली प्रविधि है। इस प्रविधि के माध्यम से सूक्ष्म तथा लघु स्तरीय अध्ययन तो संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु वृहद स्तरीय अध्ययन नहीं है। इस अर्थ में ये उपागम एकांगी होगा। ठीक है, जहाँ उन्होंने सहभागी अवलोकन को उसके माध्यम से व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना, तो यही प्रक्रिया इसी भावनाओं के अंतर्गत एक एकांगी उपागम होता है। अब देखिए एंथनी गेडेंस ने भी इसकी एक आलोचना की है। उसका ये मानना है कि यहाँ पर जो क्रियाएं करते हैं, ठीक है, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसको यहाँ पर नहीं बताया गया। तो ये एंथनी गेडेंस ने उसकी आलोचना कर दी कि व्यवहार होते हैं, क्रियाएं होते हैं, लेकिन किस प्रकार के होते हैं ये तो नहीं बताया गया है। गिडेंस ने एक और बात भी कही है कि समाज के सदस्यों के व्यवहार पर शक्ति की प्रवृत्ति और शक्ति के प्रकारों का भी प्रभाव पड़ता है। शक्ति की प्रवृत्ति तथा शक्ति के प्रकारों का भी प्रभाव पड़ता है। कहाँ पर? समाज के सदस्यों में। लेकिन इसका भी उल्लेख नृत्य जाति पद्धति शास्त्र नहीं करते हैं। तो ये उसकी आलोचनाएं हैं। तो जैसे कि रेसिडेस, एंथनी गिडेंस, ये सब ने अपनी अपनी आलोचनाएं नृत्य जाति पद्धति शास्त्र के माध्यम अंतर्गत किया है। अब हम यहाँ देखते हैं समाजशास्त्र में नृत्य जाति पद्धति शास्त्र की उपयोगिता। क्या क्या इसकी उपयोगिता है, क्या क्या इसके महत्व हैं, किसके? नृत्य जाति पद्धति शास्त्र है। तो इसमें हम देखते हैं कि समाज के लिए, ठीक है, समाज के लिए जहाँ व्यक्ति एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है, जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतर क्रियाएँ कार्य करता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे उसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता व्यक्ति होती है, जहाँ पर दैनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति एक दिन में अनेक प्रकार के कार्य करते होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? भिन्नता पर आधारित होता है, कहीं पर भी स्थायी नहीं होता है, ठीक है। इस उपागम की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। समाजशास्त्र क्या होता है? एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें दर्शन के स्थान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, जहाँ पर दर्शन के स्थान को स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक सामाजिक विज्ञान है, हमें संपूर्ण समाज का अध्ययन करना है। समाजशास्त्र क्या होता है? संबंधों का अध्ययन करता है, जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतर क्रियाएं कार्य करता है, लेकिन किस रूप में? अपने उद्देश्य को लेकर, अपने लक्ष्यों को लेकर। समाज में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अकेला किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए अंतर क्रिया कार्य आवश्यक होता है। उसी कार्य के माध्यम से व्यक्ति स्वयं का निर्माण करता है, स्व का निर्माण करता है, जहाँ पर उसका आई मेरा बन जाता है। जहाँ पर हम जब क्रियाएं करते हैं तो हम क्या करते हैं? दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को, उसकी प्रतिक्रियाओं को सोच विचार कर ग्रहण करते हैं, तो उसका आई मेरा मी बन जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक निश्चित रूपरेखा बन चुकी थी। किसी बड़ी सामाजिक समस्या का चयन करना तथा उससे प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करके जो उसे संपूर्ण समाज पर लागू देना, नृत्य जाति पद्धति शास्त्र ने इस प्रवृत्ति को बदला है। कैसे? जहाँ व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन को महत्व देकर। इस आधार पर उन्होंने सूक्ष्म और लघु सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन महत्वपूर्ण समझा था। नृत्य जाति पद्धति शास्त्र समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सामान्य बुद्धि ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात करते हैं। जहाँ पर सामान्य बुद्धि चेतना का प्रयोग किया जाता है, उसी के आधार पर मनुष्य की दैनिक व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। ये समाजशास्त्र की एक बड़ी उपलब्धि होती है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में सांख्यिकी, कार्य कारण संबंधों तथा चरों के विश्लेषण पर ही अधिक ध्यान दिया जा रहा है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी है। सामाजिक अंतःक्रिया में संचार का स्थान महत्वपूर्ण होता है। संचार की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन भाषा होती है। भाषा के माध्यम से जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्रिया करते हैं तो अपने प्रतीक और अर्थों को रखते हैं, और इसी के माध्यम से क्या होता है? ये समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता बन जाती है। ये उपागम जीवन के सार तत्व को समझने पर बल देता है। ये दृष्टिकोण समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विद्वान के लिए मूल्यवान है। जैसे कि ये जो उपागम होता है, ठीक है, जीवन के संपूर्ण तत्व को समझने पर बल देता है।
सामाजिक क्रियाएं, अंतर क्रियाएं, ठीक है, मनुष्य की दैनिक क्रियाएं, मनुष्य की क्रियाएं, और एक वातावरण में यदि नृत्य जाति पद्धति शास्त्र कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तियों का होना अति आवश्यक होता है। तो वहाँ पर संपूर्ण कार्य करने के लिए ये कार्य महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर इस दृष्टिकोण के अंतर्गत समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विद्वान के लिए मूल्यवान है। नेक्स्ट है, अंत में कहना चाहिए कि नृत्य जाति पद्धति शास्त्र एक क्रांतिकारी सैद्धांतिक उपागम है, इसलिए क्योंकि उन्होंने क्लासिकल समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत जो कुछ विचार छूट गए थे, ठीक है, जो कुछ चीज़ों को वहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है, जो किसी घटना को अवहेलना की भावनाओं से देखा गया था, तो वहाँ पर नृत्य जाति पद्धति शास्त्र व्यक्ति और अपनी दैनिक क्रियाओं, अपनी सामान्य बुद्धि के माध्यम से उन कार्यों को पूरा करते हैं। तो ये समाजशास्त्र की बहुत बड़ी उपयोगिता नृत्य जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत है। तो ये हो गया आपका लोक विधि विज्ञान। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दो भाग में इस पाठ्यक्रम को संपूर्ण किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे। आप इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।